जिंदगी कभी कभी ऐसा भद्दा मजाक करती है कि समझ नहीं आता हंसना है या रोना है। मेरी किस्मत तो वैसे भी रेलवे के पार्सल लोडिंग वाले धक्के खाकर ही चल रही थी। मैं झू लायंग हूँ, 24 साल का एक आम लड़का जिसकी जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं था। बस रोज की मजदूरी, पसीने की बदबू और 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद। उस दिन चेंगडू से चोंगकिंग जाने वाली ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी जनरल टिकट के साथ एक कोने वाली विंडो सीट पर सिकुड़कर बैठा था। मेरे पास सिर्फ 100 रुपए बचे थे और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगले 3 दिन का खाना कैसे चलेगा। ट्रेन छुक छुक करके स्टेशन से निकलने ही वाली थी कि तभी डिब्बे में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। मैंने अपना सिर उठाकर देखा तो एक लड़की भीड़ को चीरते हुए, हांफते हुए मेरी तरफ आ रही थी। उसका नाम शेन युए था। वो इतनी ज्यादा पैनिक में थी कि उसके पूरे शरीर में एक कंपन था और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसके ठीक पीछे कुछ काले सूट वाले भारी भरकम गुंडे लोगों को धक्का देते हुए, गालियां बकते हुए आगे बढ़ रहे थे। शेन युए सीधा मेरे पास आई और बिना कुछ सोचे धड़ाम से मेरी बगल वाली खाली जगह पर बैठ गई। उसने एक मुड़ा हुआ पेपर मेरे सामने रखा और भारी कांपती आवाज में मुझसे बोली, प्लीज इस पर साइन कर दो, मुझे बचा लो। मैं कुछ समझ पाता या उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो गुंडे हमारे पास पहुंच गए। उनमें से एक लंबे गुंडे ने सीधा मेरी कॉलर पकड़ ली और मुझे झकझोर कर पूछा कि ये लड़की मेरी क्या लगती है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जब मैंने शेन युए की डरी हुई, सहमी हुई आंखों में देखा तो मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये लोग इसे मार डालेंगे। मैंने बिना सोचे समझे अपनी जेब से पेन निकाला और उस पेपर पर साइन कर दिए और उस गुंडे का हाथ जोर से धक्का देकर बोला कि ये मेरी पत्नी है और अगर उसे एक उंगली भी लगाई तो चलती ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। मेरी आंखों में शायद उस वक्त वो पागलपन था जो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर में मौत के डर से आ जाता है। वो गुंडे मुझे एक गरीब मजदूर समझकर और ट्रेन में लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर वहां से पीछे हट गए और दूसरे डिब्बे की तरफ चले गए। जब वो काले सूट वाले गुंडे वहां से पूरी तरह चले गए तो मैंने एक बहुत गहरी सांस ली और अपनी धड़कन को नॉर्मल करने की कोशिश की। मैंने उस पेपर को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। जैसे ही मेरी नजर उस पेपर के ऊपर लिखे शब्दों पर पड़ी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा गला एकदम सूख गया। वो कोई नॉर्मल पेपर नहीं था, वो सीधा मैरिज रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट था। मैंने एक बड़े झटके से शेन युए की तरफ देखा जो अब अपनी आंखें बंद करके राहत की सांस ले रही थी। मैंने गुस्से और घबराहट में उससे पूछा कि ये क्या भद्दा मजाक है, ये पेपर क्या है? तो उसने अपनी नजरें झुका लीं और कुछ नहीं बोली। तभी कुछ ही देर में ट्रेन का स्टाफ वहां आ गया और टिकट चेक करने लगा। मैंने बहुत घबराहट में स्टाफ को वो पेपर दिखाया और पूछा कि क्या ऐसे चलती ट्रेन में साइन करने से शादी सच में लीगल हो जाती है? तो स्टाफ ने पेपर देखा और हंसते हुए कहा कि हाँ भाई, आजकल सरकार का इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू हो गया है और ये स्टैंप लगने के बाद ये पूरी तरह से लीगल है। वहां हम दोनों के बीच एकदम ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं झू लायंग, एक जॉबलेस लड़का जो खुद का पेट मुश्किल से पलता है, जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, वो अब एक शादीशुदा इंसान बन चुका था। वो भी एक ऐसी लड़की से जिसे मैं जानता तक नहीं, जिसका नाम तक मैंने आज पहली बार सुना था। मैंने गुस्से में स्टाफ से कहा कि मुझे ये रजिस्ट्रेशन अभी के अभी कैंसिल करना है, पर उसने मुझे अजीब नजरों से देखकर बताया कि इसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा
और डिवोर्स प्रोसेस में महीनों लगेंगे। शेन युए, जो अब तक उन गुंडों के सामने काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, ये सब सुनकर अचानक अंदर से टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो अचानक अपनी जगह से उठी और अपना मुंह छुपाकर ट्रेन के वॉशरूम की तरफ भाग गई। मैं बस वहीं अपनी सीट पर पत्थर की तरह बैठा रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी खुद की जिंदगी की फटी पड़ी थी और दूसरी तरफ ये अनजान लड़की मेरे सामने ब्रेक डाउन हो रही थी। मैं करीब 5 मिनट तक अपनी सीट पर बैठा रहा और सोचता रहा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। पर फिर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे उस लड़की की हालत देखकर तरस आ गया। मैं अपनी जगह से उठा और मैंने अपनी जेब से 10 रुपए निकालकर पानी की एक बोतल खरीदी। मैं वॉशरूम के बाहर गया और दरवाजा खटखटाया। वो अंदर जमीन पर बैठकर रो रही थी। मैंने उसे दरवाजा खोलने को कहा और उसे वो पानी की बोतल दी। उसने अपने कांपते हाथों से बोतल ली, पानी पिया और मुझे जमीन की तरफ देखते हुए सॉरी बोला। मुझे लगा कि ये शायद कोई बुरा सपना है जो सुबह होते ही अपने आप खत्म हो जाएगा, पर हकीकत कुछ और ही थी। हम वापस आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। ट्रेन छुक छुक करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी और हम दोनों के बीच की वो अजीब सी शांति बढ़ती जा रही थी। बाहर धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और ट्रेन के डिब्बे में खाना बेचने वाला आया। मेरे पेट में सुबह से चूहे कूद रहे थे। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने आखिरी बचे हुए कुछ पैसों से एक खाने का बॉक्स खरीद लिया। मैंने बॉक्स खोला ही था कि मुझे अचानक एहसास हुआ कि शेन युए ने भी सुबह से पानी के अलावा कुछ नहीं खाया है। मैंने चुपचाप उस बॉक्स के 2 हिस्से किए और आधा खाना शेन युए की तरफ बढ़ा दिया। उसने मेरी तरफ एक अजीब सी नजर से देखा और फिर अपना महंगा पर्स निकालकर एक गोल्ड क्रेडिट कार्ड मुझे देने लगी। मैंने उसे धीरे से बताया कि यहाँ ये कार्ड नहीं चलता, यहाँ सिर्फ कैश चलता है जो मेरे पास अब बिल्कुल नहीं है। उसने वो कार्ड वापस रख लिया और एक बहुत हल्की सी मुस्कान के साथ वो खाना ले लिया। कुछ देर बाद जब हम खाना खा चुके थे तो शेन युए ने खिड़की के बाहर देखते हुए अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने भारी आवाज में बताया कि वो एक बहुत बड़े कॉरपोरेट बैकग्राउंड से है और उसका एक बेहद अब्यूसिव मंगेतर है जिसका नाम गो वेन है। उसने बताया कि गो वेन बहुत रिच और कंट्रोलिंग इंसान है जो अपनी पावर और पैसों का इस्तेमाल करके शेन युए की पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। वो हर छोटी बात पर उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता था और उसे एक कैदी की तरह रखता था। शेन युए बस किसी भी तरह उससे भागकर एक नई शुरुआत करना चाहती थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार उसके लिए बहुत बुरा लगा। उस पल मुझे लगा कि शायद हम दोनों ही इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं और किस्मत ने हमें किसी खास वजह से इस ट्रेन में मिलाया है। तभी अचानक उस शांति के बीच शेन युए का फोन जोर जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में गो वेन का नाम फ्लैश हो रहा था। वो नाम देखते ही शेन युए का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में वही पुरानी दहशत वापस आ गई। उसने कांपते हाथों से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, पर फोन फिर से बजने लगा। ये लगातार 5 बार हुआ और ट्रेन के बाकी लोग अब मुड़मुड़ कर हमें घूरने लगे थे। शेन युए के हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया और उसका कवर टूट गया। मैं आगे बढ़ा और मैंने नीचे से फोन उठाया। स्क्रीन पर गो वेन का एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर वो अभी वापस नहीं आई तो वो उसके पूरे परिवार को सड़क पर ले आएगा और उन्हें बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ से फिर कॉल आई और इस बार मेरा खून पूरी तरह खौल उठा।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कॉल आंसर कर लिया। दूसरी तरफ से गुओ वेन की घमंडी और भयानक आवाज आई। वो गंदी गालियां दे रहा था और बोल रहा था कि वो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने एक बहुत गहरी सांस ली और अपने डर को पीछे धकेलते हुए गुओ वेन को सीधा जवाब दिया कि शेन युए अब मेरी पत्नी है और अगर उसने उसे परेशान करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने ये बोलकर तुरंत फोन काट दिया और उसे हमेशा के लिए स्विच ऑफ कर दिया। शेन युए मुझे पूरी हैरानी से देख रही थी, उसकी आंखें फटी की फटी थीं। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझ में अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मैं तो वो इंसान था जो सड़क पर पुलिस वाले को देखकर अपना रास्ता बदल लेता था। पर उस पल मुझे सिर्फ एक ही बात महसूस हुई कि मुझे किसी भी कीमत पर शेन युए को प्रोटेक्ट करना है। रात के 10 बज चुके थे और हमारी ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन चोंगकिंग पहुंच चुकी थी। हम दोनों अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। सर्दी की हवा बहुत तेज और चुभने वाली थी और शेन युए सिर्फ एक पतली सी जैकेट में बुरी तरह कांप रही थी। स्टेशन पर रात के वक्त भी बहुत भीड़ थी और अजीब अजीब तरह के लोग घूम रहे थे। तभी एक टैक्सी ड्राइवर हमारे पास आया और वो शेन युए को बहुत ही गंदी और अजीब नजरों से घूरते हुए हमारे साथ चलने को बोलने लगा। उसका इरादा मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मैंने बिना कुछ कहे तुरंत शेन युए का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपने पीछे कर लिया। मैंने उस ड्राइवर को जोर से डांटकर वहां से भगा दिया। शेन युए ने डर के मारे मेरा हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया था, जैसे मैं ही उसका आखिरी सहारा हूं। उसके पास न तो पैसे थे, न कपड़े और न ही जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह। वो वापस अपने शहर या अपने घर बिल्कुल नहीं जा सकती थी क्योंकि गुओ वेन वहां उसे आसानी से ढूंढ लेता और फिर उसे कभी नहीं छोड़ता। हमने खड़े होकर अपने पैसे गिने। मेरे पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे और उसके पास वो गोल्ड क्रेडिट कार्ड था जो इस रात के अंधेरे में किसी काम का नहीं था। मैंने उसे देखा और एक बहुत लंबी सांस ली। मैंने उससे कहा कि मेरे पास यहाँ शहर के किनारे एक बहुत छोटा सा रूम है जो शायद तुम्हारे जैसी लड़की के लायक बिल्कुल न हो, पर कम से कम वहां तुम पूरी तरह सेफ रहोगी और कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। शेन युए ने मेरी आंखों में गहराई से देखा और बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। उस दिन हम दोनों ने एक बिल्कुल अनजान और खतरनाक रास्ते पर कदम रखा था और मुझे सच में नहीं पता था कि आगे हमारी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। पर मेरे मन में बस एक बात तय थी कि अब शेन युए मेरी जिम्मेदारी थी। स्टेशन से निकलकर हम पैदल ही मेरे मोहल्ले की तरफ चल पड़े। वो शहर के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक था, जहां की तंग गलियों में दिन में धूप भी मुश्किल से आती थी। मेरे उस छोटे से रूम का दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी सीलन और बंद कमरे की महक हमारे चेहरों पर लगी। मैंने स्विच ऑन किया तो एक पीला सा बल्ब जला। अंदर सिर्फ एक पुराना सिंगल बेड था, एक टूटी हुई चेयर थी और कोने में कुछ बर्तन रखे थे। शेन युए जैसी बड़ी कॉरपोरेट लड़की के लिए ये जगह किसी नरक से कम नहीं थी। मुझे लगा वो शायद ये सब देखकर अभी यहां से भाग जाएगी, पर वो चुपचाप अंदर आई और अपना महंगा बैग एक कोने में किनारे रख दिया। मैंने बिना कुछ कहे बेड पर एक पुरानी चादर बिछाई और खुद जमीन पर सोने के लिए एक ब्लैंकेट डाल लिया। रात बहुत ज्यादा ठंडी थी और उस पुराने कमरे में हीटर जैसी कोई चीज नहीं थी। हम दोनों के बीच बस वो एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस था और एक बहुत ही भारी साइलेंस। मैं नींद पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने अंधेरे में सुना कि शेन युए की हल्की हल्की सिसकियां गूंज रही हैं।
वो दीवार की तरफ मुंह करके अंधेरे में रो रही थी। शायद उसे अपनी पुरानी जिंदगी और इस नई मुसीबत का एहसास हो रहा था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, कोई झूठी तसल्ली नहीं दी। बस अपना ब्लैंकेट उठाया और चुपचाप उसके ऊपर डाल दिया और खुद जमीन पर ही अपने हाथ पैर सिकोड़ कर सो गया। अगले दिन सुबह होते ही रियलिटी ने मुझे बहुत जोर का तमाचा मारा। मेरे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे और मुझे हमारे खाने का इंतजाम करना था। मैं सुबह बहुत जल्दी उठा और सीधा पास वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मांगने चला गया। वहां पूरे दिन मैंने चिलचिलाती धूप में सीमेंट की भारी बोरियां उठाई और फिर दोपहर में रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों का माल उतारा। शाम को जब मैं थक हार कर घर लौटा तो मेरे हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे और मेरे सारे कपड़े मिट्टी और पसीने से सने हुए थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो शेन युए ने मुझे देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए गिल्ट साफ नजर आ रहा था। वो जानती थी कि मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूं। उसने कोशिश करके मेरे छोटे से स्टोव पर कुछ खाना बनाया था जो थोड़ा जल गया था, पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा और हमने बिना कुछ बोले वो जला हुआ खाना पेट भर कर खा लिया। मुझे पता था कि वो खुद को मेरी इस दर्दनाक हालत का जिम्मेदार मान रही है। 2 दिन ऐसे ही मजदूरी करते हुए निकल गए। तीसरे दिन जब मैं काम पर जा रहा था तो शेन युए मेरे साथ रेलवे स्टेशन तक आ गई। उसने वहां खड़े होकर पार्सल सिस्टम का पूरा केओस बहुत ध्यान से देखा। लोग अपना सामान भेजने के लिए लंबी लाइंस में खड़े थे। स्टाफ बुरी तरह बदतमीजी कर रहा था और लोगों के पार्सल्स जमीन पर फेंकने की वजह से टूट रहे थे। अचानक मैंने देखा कि शेन युए की आंखों में एक अजीब सी कॉर्पोरेट वाली चमक आ गई। उसने मुझे मेरा हाथ पकड़कर भीड़ से साइड में खींचा और बहुत ही सीरियस टोन में कहा कि यहाँ के सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ है और हम शहर के लोगों के लिए लोकल पार्सल पिकअप सर्विस शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम उनका सामान उनके घर से स्टेशन तक लाएंगे। मुझे ये आइडिया बहुत ही अजीब और नामुमकिन लगा, क्योंकि मेरे पास इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। पर शेन युए की बातों में और उसकी आंखों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं उसे मना नहीं कर पाया और मैंने हाँ कह दिया। बिजनेस शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले एक सवारी चाहिए थी। मैंने अपने पड़ोसी अंकल वैन की बहुत मिन्नतें की और उनसे उनकी पुरानी जंग लगी साइकिल उधार मांगी। पहले ही दिन हमें बहुत मुश्किल से सिर्फ 5 पार्सल्स मिले। मैं उन भारी पार्सल्स को साइकिल के पीछे बांधकर चोंगकिंग की उन खतरनाक और खड़ी चढ़ाई वाली सड़कों पर साइकिल चला रहा था। मेरी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं, पैरों की नसें दर्द कर रही थीं और पसीने से मेरा पूरा शरीर भीग गया था। जब मैं बड़ी मुश्किल से पहले कस्टमर के घर पहुंचा तो वो बहुत रूड निकला। उसने मुझे 15 मिनट लेट होने पर बहुत खरी खोटी सुनाई और मुझे एक लूजर कहकर जील किया। मेरा खून खौल रहा था और मन कर रहा था कि उसे मार दूं। पर तभी मुझे शेन युए का उम्मीद से भरा चेहरा याद आ गया और मैं अपना गुस्सा पीकर चुपचाप वहां से निकल गया। अगले दिन हमारी किस्मत ने हमें फिर से बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं सामान लेकर जा रहा था कि अचानक आसमान से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मैं साइकिल से एक पतली सी गली पार कर रहा था कि तभी कीचड़ में साइकिल का पहिया फिसल गया और मैं बहुत जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मेरे घुटने छिल गए और खून बहने लगा, पर मुझे अपने दर्द की कोई परवाह नहीं थी। मेरी नजर सीधा उस पार्सल पर गई जो कीचड़ में गिरकर और पानी में भीगकर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जब मैं वो टूटा हुआ और भीगा पार्सल लेकर उस कस्टमर के पास पहुंचा तो उसने मुझे सड़क पर सबके सामने बहुत बेइज्जत किया। मुझे गालियां दी और नुकसान के पूरे पैसे मांगे जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। मैं सड़क किनारे बारिश में भीगता हुआ जमीन पर बैठ गया
और उस पल मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। रात को जब मैं अपनी टूटी साइकिल घसीटता हुआ घर पहुंचा तो मैं अंदर से पूरी तरह हार मान चुका था। मेरे कपड़ों पर कीचड़ था और घुटने से खून सूख चुका था। मैंने घर में घुसते ही शेन युए से कहा कि ये सब मेरे बस का नहीं है, मैं सिर्फ एक मजदूर हूँ, बिजनेस मेरे लिए नहीं है। मुझे लगा वो मेरी बात सुनकर मुझ पर गुस्सा करेगी या निराश होगी, पर उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुपचाप अंदर से एक टॉवेल लाई और उसने अपने हाथों से मेरे गीले बाल पोंछे। फिर उसने अपने बैग से एक पेपर और पेन निकाला और मेरे साथ जमीन पर बैठकर मुझे पूरा नया राउट मैप और प्लानिंग समझाने लगी। उसने मुझे डिटेल में बताया कि हमारी गलती कहाँ हुई थी, हमें कौन से रास्ते लेने चाहिए और कस्टमर्स से कैसे बात करनी है। उस रात प्लानिंग करते हुए पहली बार शेन युए ने मेरी तरफ देखकर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची स्माइल दी। उस एक स्माइल ने मेरी दिन भर की सारी थकान और सारा दर्द मिटा दिया। हमने देर रात तक जागकर बैठकर प्लानिंग की और तय किया कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। पर हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमारी ये छोटी सी कामयाबी बहुत जल्द गुओ वेन की काली नजरों में आने वाली है। शेन युए की जबरदस्त कॉरपोरेट प्लानिंग और मेरी दिन रात की मेहनत आखिर रंग लाने लगी। हमने अपना पूरा राउट सिस्टम चेंज कर दिया। हमने शहर के लोकल शॉपकीपर्स से जाकर बात की और उनके साथ एक ट्रस्ट बनाया। अब हमारी एक साइकिल से लगातार डिलीवरी होती थी। सबसे अच्छी बात तब हुई जब मोहल्ले के अंकल ली की बड़ी ग्रोसरी शॉप से हमें अपना पहला बड़ा टाई अप मिला। अब हम दिन के 20 पार्सल्स बहुत आराम से डिलीवर करने लगे थे। रात को जब हमने एक साथ बैठकर अपनी पहली कमाई गिनी तो वो सिर्फ कुछ 100 रुपए थे, पर उस वक्त हम दोनों के चेहरे पर जो खुशी और चमक थी वो हजारों लाखों रुपए से भी ज्यादा थी। शेन युए ने चुपके से उन पैसों से मेरे लिए एक नई अच्छी शर्ट खरीदी और अपने लिए बस एक बहुत ही सस्ती सी प्लास्टिक की हेयर क्लिप ली। मुझे उस वक्त दिल से फील हुआ कि हम सच में एक टीम बन चुके हैं, एक ऐसी टीम जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। पर गरीब की खुशी हमेशा ज्यादा देर तक कहाँ टिकती है। एक दिन मैं अपनी डिलीवरी खत्म करके मेन मार्केट में अपनी साइकिल खड़ी कर रहा था कि तभी अचानक एक चमचमाती ब्लैक कार मेरे ठीक सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से कोई और नहीं बल्कि गुओ वेन बाहर निकला। उसे यहाँ देखते ही शेन युए का चेहरा पीला पड़ गया और वो डर से पीछे हट गई। गुओ वेन ने हम दोनों को देखकर एक घटिया सी स्माइल दी और मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने उस भारी मार्केट में सबके सामने मुझे इंसल्ट करना शुरू कर दिया। उसने मेरी पुरानी साइकिल पर जोर से लात मारी जिससे वो गिर गई और फिर अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकालकर मेरे मुंह पर जोर से फेंक दी। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि मैं एक भिखारी हूँ और शेन युए जैसी कॉरपोरेट लड़की मेरे जैसे कीचड़ में रहने वाले कीड़े के साथ नहीं रह सकती। उसने आगे बढ़कर शेन युए का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे घसीटकर अपनी गाड़ी में डालना चाहा। जैसे ही उसने शेन युए को खींचा, मैं तुरंत आगे बढ़ा और मैंने पूरी ताकत से गुओ वेन का हाथ झटक दिया। मेरा ये करते ही उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और उन्होंने मुझे पीछे से आकर कसकर पकड़ लिया। मैं उस पल अकेला पड़ गया था और मुझे लगा कि आज ये लोग मुझे मार डालेंगे। पर तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद गुओ वेन तो क्या किसी को भी नहीं थी। मार्केट के सारे लोकल वेंडर्स और शॉपकीपर्स अपना काम छोड़कर अपनी दुकानों से बाहर आ गए। अंकल ली अपने हाथ में एक डंडा लेकर आगे आए और दूसरे लोगों ने मिलकर गुओ वेन के बॉडीगार्ड्स को चारों तरफ से घेर लिया। अंकल ली ने जोर से चिल्लाकर कहा कि झू लायंग हमारा अपना लड़का है और इस मार्केट में उसको हाथ लगाने की किसी की औकात नहीं है।
गोवेन वहां का ये खतरनाक माहौल और लोगों का गुस्सा देखकर थोड़ा घबरा गया और हमें अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने इन गलियों में सिर्फ पैसे नहीं बल्कि लोगों का सच्चा ट्रस्ट और प्यार कमाया है। उस दिन के बाद हमारा बिजनेस और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। हमने डिलीवरी के लिए 2 नए लड़कों को हेल्पर के तौर पर काम पर रख लिया और अब हमारे सारे पार्सल्स एक प्रॉपर डेली राउट सिस्टम से चलने लगे। हमारी इस लगातार मेहनत का सबसे बड़ा रिवॉर्ड हमें तब मिला जब हमने रेलवे स्टेशन के पास मेन रोड पर अपना एक छोटा सा काउंटर रेंट पर लिया। हम दोनों ने मिलकर खुद उस काउंटर की दीवारों पर पेंट किया और बाहर हमारा एक छोटा सा चमकता हुआ साइन बोर्ड लगाया। जिस दिन हमने वो शॉप पूरे जश्न के साथ ओपन की, इत्तेफाक से वहां से गोवेन की गाड़ी गुजर रही थी। उसने गाड़ी रोककर काउंटर के अंदर मुझे और शेन युए को एक दूसरे के साथ बराबरी से काम करते हुए खड़े देखा। ये नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अब अच्छे से जानता था कि अब वो शेन युए को डराकर वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब शेन युए के पीछे कोई मजबूर मजदूर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान खड़ा था जो खुद अपने पैरों पर खड़ा था। शेन युए ने भी उसे देखा और फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उस वक्त मेरे लिए जो रिस्पेक्ट और प्राइड था वो मेरे लिए दुनिया के किसी भी पैसे और किसी भी कामयाबी से बहुत बड़ा था। रात काफी हो चुकी थी और हम अपनी शॉप बंद करके पैदल घर वापस लौट रहे थे। हवा बहुत ठंडी थी और शहर का रास्ता बिल्कुल शांत था। हम दोनों बिना कुछ बोले बहुत आराम से एक दूसरे के साथ चल रहे थे। हमारे बीच का वो शुरुआत वाला ऑकवर्डनेस अब कब केयर और रिस्पेक्ट में बदल गया, हमें पता ही नहीं चला। जब हम चलकर अपने उसी छोटे से रूम के बाहर पहुंचे तो शेन युए अचानक दरवाजे पर रुकी और मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखकर बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोली, ट्रेन में मैंने डर के मारे गलती से साइन किया था, पर अब मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ हूं। उसकी इस एक छोटी सी लाइन में इतना ज्यादा सुकून था कि मुझे लगा मेरी जिंदगी भर की सारी थकान और सारा स्ट्रगल सफल हो गया। और इसी तरह एक छोटे से इमरजेंसी साइन से शुरू हुई इस कहानी ने हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।